हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज मैं करने वाली हूँ एक क्वेश्चन आंसर राउंड, क्योंकि मेरा ट्विन प्रेगनेंसी टू डिलीवरी वाला जो वीडियो था उस पर कुछ लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि बहुत लेजिट क्वेश्चंस मुझे लगे, जिनके आंसर्स लेकर के मैं वापस आई हूँ। कुछ लोगों ने तो मुझसे क्वेश्चंस किए हैं वीडियो पे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आई एम गोइंग टू आंसर दैट टुडे। सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन किया है राज कमल जी ने, हाउ मेनी डेज डॉक्टर केप्ट योर बेबीज़ इन NICU। कलेक्टिवली देखा जाए तो उन्होंने 7 दिन तक बच्चों को NICU में रखा था, जिसमें पहले उन लोगों को ऑक्सीजन पाइप्स और फूड पाइप्स बच्चों को लगा रखी थी डॉक्टर्स ने। अगर होगा मेरे पास तो मैं पिक्चर यहाँ पे अटैच करूँगी। और खाना उनका जो जाता था वो उन्हीं फूड पाइप से जाता था। ऑक्सीजन पाइप आई थिंक 1 या 2 दिन में हट गई थी, क्योंकि मेरा भी ऑपरेशन हुआ था तो बहुत दिनों तक तो उन्होंने मुझे देखने नहीं दिया था। बट जब मैंने बच्चों को देखा था तब उनको फूड पाइप्स तो लगी हुई थी। इनफैक्ट मैंने फीड भी किया है उन फूड पाइप्स के थ्रू उनको। क्यों ज्योति चौहान 4747 इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप अपने बच्चों को फॉर्मूला मिल्क देते हैं या फिर ब्रेस्ट मिल्क देते हैं। तो इनिशियली जब NICU में बच्चा होता है और C सेक्शन के बाद थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क आने में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम लगता है और थोड़ा थोड़ा ही आता है। और बच्चों की फीड भी उस वक्त ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो प्रीमेच्योर होते हैं, उनका स्टमक ही बहुत छोटा सा होता है। तो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क पंप करके NICU में पहुंचा दें, और NICU में वो ब्रेस्ट मिल्क ले करके फिर उस बच्चे को या तो फीडिंग पाइप के थ्रू जाता है या फिर स्पून के थ्रू, क्योंकि स्पून फीडिंग तो हम लोगों को भी शुरू में बच्चों को करनी पड़ी थी। अब ब्रेस्ट मिल्क जितना था उतना दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके अलावा फॉर्मूला मिल्क ही शुरू से दिया गया है, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि C सेक्शन अगर आपका हुआ है तो इनिशियली एकदम से ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस भी नहीं होता है, बिकॉज़ बच्चे सीधे NICU में चले जाते हैं। जो फर्स्ट टाइम बच्चे को देते हैं मदर को, वो नहीं हो पाता है कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश, तो थोड़ा टाइम भी लगता है। हालांकि बहुत कंसर्न वाला इशू नहीं है। जब आपके बच्चे आपके पास आ जाएं उसके बाद आप अच्छे से उनका ध्यान रख सकते हैं, तो बच्चे ठीक ठाक वेट गेन कर लेते हैं उसके बाद। और ऐसी सिचुएशन में जब बच्चे को NICU में रखा जा रहा है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला मिल्क उन्हें देना ही पड़ेगा, सो दैट उनको जो हर थोड़ी देर में भूख लगती है, स्पेशली इन केस ऑफ ट्विंस, तो उतना मिल्क सप्लाई अगर आपका नहीं हुआ तो फॉर्मूला मिल्क पे ही जाना पड़ता है डॉक्टर को। ओके, आयज़ा खान जी का क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल मी व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ योर प्लेसेंटा एंड हाउ मेनी प्लेसेंटा एंड सैक यू हैव। यूजुअली मुझे जैसे पता है प्लेसेंटा एक ही होता है, सैक अलग अलग हो सकते हैं। तो आई हैड 2 सैक, 2 बेबीज़, जिसको शायद बट हाँ मुझे 2 सैक्स थे। और प्लेसेंटा की पोजीशन अगर आपकी डॉक्टर आपको बता रही है कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, ओनली इन दैट सिचुएशन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हार्म करेगा आपके बेबी को ऐसी सिचुएशन में व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, दैट इज़ स्ट्रेस। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी एंड जिससे हम हैप्पी मदर हैप्पी बेबी वाला जो कंसेप्ट होता है, तो अगर आप खुश खुश रहेंगे तो आपकी बेबीज़ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे से बाहर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफ माई बेबीज़, बर्थ वेट ऑफ माई बेबीज़ वॉज बेबी A का था आई थिंक 1100 ग्राम्स और बेबी B का था 1000 ग्राम्स। और जो कि जब NICU में बच्चे को रखा जाता है तो उनका वेट इनिशियली 4-5 दिन कम होता है, बिकॉज़ वो पानी में रहते हैं। जब वो वूम में होते हैं तो वो पानी में होते हैं, तो जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो आई थिंक कि इन लोगों का वेट कुछ 850 ग्राम्स तक भी गया था। सो दैट वाज अ वेरी स्कैरी सिचुएशन, बट लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। लक्ष्मी जी का सवाल था कि आपके बेबीज़ का बर्थ वेट कितना था, एंड शी इज़ प्रेग्नेंट विद ट्विंस। सो कंग्रेचुलेशंस विजय लक्ष्मी जी, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी इन्हें कंग्रेचुलेशंस कहें कमेंट सेक्शन में प्लीज़। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अराउंड ट्विन प्रेगनेंसी और डिलीवरी और हैंडलिंग द ट्विंस, प्लीज़
आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछिएगा, मैं उसका जवाब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देने वाली हूँ, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है आई कैन गिव यू द फुल एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के अराइव्ड 19 at which week you deliver your babies and what were the weight dear. ओके, वेट के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. 30th वीक मुझे डॉक्टर ने कहा था 36 या 37 वीक्स तक अगर हम बेबीज़ को ले गए तो दैट वुड बी अ वेरी हेल्दी पोजीशन जहाँ पे डिलीवरी हो सकती है. बट 34 वीक तक तो हमको कैसे भी करके खींचना है, जो कि नहीं हो पाया था ऑब्वियसली. सो हम लोगों ने एक इमरजेंसी सी सेक्शन हमें करना पड़ा ऑन 30th वीक, बिकॉज जो बेबी ए का सैक था वो रप्चर हो गया था, और 2-3 दिन हम लोगों ने प्रिवेंट करने की बहुत कोशिश करी, बट नथिंग वर्कड. सो आई एम ऑल्सो कैरिंग ट्विंस. आयज़ा खान जी, कंग्रेचुलेशंस, आपकी भी ट्विन प्रेगनेंसी है जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है. शी इज़ टेलिंग कि आई एम ऑल्सो कैरिंग ट्विंस. इट्स माई सेकेंड प्रेगनेंसी नाउ. 28th week is running. I'm so worried about my twins. Don't worry. Nothing will happen. Everything will be fine. बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल हो जाएंगी. यू जस्ट हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. अगर आप पॉजिटिव हो तो आई कैन गारंटी दैट कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा. अगर बच्चे NICU में भी जाते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. अगर आप गलत सोचोगे, लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स नॉट गो देयर. एंड शी सेज कि फीटस ए ज़्यादा एक्टिव है फीटस बी के कंपैरिजन में. तो यूजुअली ऐसा होता है, अगर 2 सेपरेट प्रेगनेंसीज भी होंगी तो दोनों की फीटस की एक्टिविटी अलग अलग होगी. तो अगर हमारे पास ट्विन्स हैं तो हम लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं कि इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है. वी शुडंट थिंक दैट, बिकॉज सीधी सी बात है कि हर प्रेगनेंसी अलग अलग होती है. फीटस का बिहेवियर अलग अलग होता है. मतलब दोनों बच्चे जब बाहर आ जाते हैं तो दोनों का बिहेवियर भी बहुत अलग अलग होता है. तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए. बेसिकली लिटरली कोई कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है. अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर्स टेल्स यू कि कुछ प्रॉब्लम है, तब भी मेरा सजेशन यही है, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप अच्छा सोचोगे, उतना अच्छा आपके साथ होने वाला है. सो डू नॉट वरी एट ऑल, बिकॉज दोनों के वेट में, एक्टिविटी में डेफिनेटली डिफरेंस होगा. आई हैव ट्विन डॉटर्स एंड अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हो, यू विल सी दोनों के नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो और वो चेंज भी होता रहता है. तो डोंट वरी अबाउट इट. ये नॉर्मल है, और इनफैक्ट आपको डॉक्टर भी बोलेंगे बहुत नॉर्मल है. हाँ, अगर बहुत ज़्यादा वेट डिफरेंस दोनों के बीच में हो जाता है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. बट स्टिल अगर आप स्ट्रेस लोगे उस चीज़ का तो वो आप पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाला है. सो लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स नॉट डू दैट. मुझसे क्वेश्चन पूछा है आयज़ा खान जी ने कि बच्चों का मूवमेंट कैसे होता है. दोनों ट्विन बेबीज़ अगर होते हैं तो ऑब्वियसली उन लोगों का मूवमेंट आपको अलग अलग पता लगता है, और वो लोग अलग अलग टाइम पे भी मूव करते हैं, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर स्टमक. तो अलग अलग टाइम पे दोनों मूव करते हैं. तो इट इज़ नथिंग कि दोनों एक साथ मूव करेंगे. हाँ, ये भी है कि कभी एक साथ भी दोनों मूव कर सकते हैं. देयर इज़ नो इशू कि भाई एक साथ दोनों बच्चे जाग नहीं सकते. सो जैसे मैंने बताया था, ज्योति चौहान जी का क्वेश्चन था कि आपने ब्रेस्ट मिल्क दिया था या फॉर्मूला मिल्क दिया था. आई ऑलरेडी टोल्ड कि ब्रेस्ट मिल्क जितना सप्लाई होगा उतना आपको देना है. उसके अलावा फॉर्मूला मिल्क पे अगर आपको सेटल करना पड़ रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. हाउएवर लोगों का कुछ ऐसा परसेप्शन होता है कि मिल्क नहीं आता, तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है. ब्रेस्ट मिल्क आपका प्रोड्यूस होता है. अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, अगेन अगर आप स्ट्रेस लोगे तो इट्स नॉट गुड फॉर यू. आपको ब्रेस्ट मिल्क ढंग से नहीं बनेगा, आपको सप्लाई ठीक से नहीं आएगा. 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी होती है. इफ़ यू आर फेसिंग इश्यूज़ ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो कुछ टैबलेट्स आती हैं, वो आपकी गायनेक आपको लिख के देगी, तो आपको प्रॉपरली ब्रेस्ट मिल्क भी आने लगेगा. और अगर आप टाइमिंग का ध्यान रखेंगे तो आपका सप्लाई भी बेटर हो जाएगा. ओके, ज्योति चौहान जी कहती हैं, मैम मेरी बेबी 32 वीक्स की हुई है, उसकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर हैं. आपकी बेबी के बॉडी हेयर थे क्या? बहुत सारे. हम लोगों को इनिशियली बहुत अजीब लगा था देख करके, बिकॉज हम लोगों ने इतने छोटे बच्चे कभी देखे ही नहीं थे, और काफ़ी सारे बाल थे. बट हम लोगों की प्रायोरिटी उस वक्त ये थी कि बच्चे हेल्दी हो जाएं. हाउएवर आप जब मालिश करती हैं तो बच्चों को लोई की जाती है आटे से. तो हम लोगों ने वही किया था. इनफैक्ट हमने मालिश वाली भी नहीं रखी थी, हमने हमारे ही हाथ से किया था, बिकॉज हम लोगों को थोड़ा इन्फेक्शन का डर था, और उस वक्त कोविड भी चल रहा था. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ही हाथ से उसकी बच्चे की मालिश कीजिए, और
जो लोई की जाती है ट्रेडिशनली हमारे यहाँ, उसी तरीके से उसको लोई कीजिए। और धीरे धीरे टाइम के साथ बच्चों के बाल अपने आप ही निकल जाते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है और जैसा मैंने इन दोनों के साथ देखा है। और थोड़ी बहुत बाल तो बच्चों के होते ही हैं। और अभी अगर 32 वीक्स का आपका बेबी डिलीवर हुआ है तो आपका कंसर्न सिर्फ उसकी हेल्थ होना चाहिए। आप मत इस चीज़ पे बिल्कुल भी स्ट्रेस लीजिए कि बॉडी हेयर है। बॉडी हेयर अपने आप या तो कम विजिबल हो जाते हैं या फिर वो अपने आप ही निकल जाते हैं। आप लोई करेंगे प्रॉपरली, 2 टाइम लोई कीजिए अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बाल हैं। और अगर आप 2 टाइम लोई करोगे, आप मालिश करोगे बच्चे को, तो वो रिलैक्स हो जाएगा, अच्छे से उसको भूख लगेगी, तो उसकी एक्टिविटी लेवल्स भी अच्छे रहेंगे, तो दैट्स गुड फॉर द बेबी। सो दैट्स इट। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली बच्चों की हेल्थ को लेकर के थे। अगर आपको मदर्स के बारे में कुछ जानना है कि आफ्टर डिलीवरी मदर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं उस चीज़ पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे लोग मुझे वेट लॉस के बारे में पूछ रहे हैं बिकॉज मैंने 20 kgs गेन किया था एंड आई हैव शेडेड अ फ्यू, थोड़ा सा भी और बाकी है। तो उसके बारे में अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा नीचे, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। प्लस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हम लोग ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशंस करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।